हैं। आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्रॉप इंश्योरेंस जो है उसके बारे में। तो क्रॉप इंश्योरेंस का जो फर्स्ट वीडियो था वो अपन ने कल डिस्कस किया था, ठीक है, जिसमें आपका नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस जो स्कीम है उसके बारे में स्टडी किया, ठीक है, जो 1999 में जो स्टार्ट की गई और उसके क्या क्राइटेरिया रहे, क्या उसके बेनिफिट्स रहे, क्या उसके कवरेज हैं, ये सारी चीज़ें अपन ने डिस्कस कर ली थी। तो आज के इस वीडियो में जो सेकंड पार्ट है जिसमें इस प्रकार की जो आगे की जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स हैं उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। यानी कि जो फार्मर्स हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट और जो इंश्योरेंस आपका है, इंश्योरेंस कवरेज है, वो अवेलेबल करवाने के लिए आपकी जो फर्स्ट स्कीम थी इससे रिलेटेड वो अपन ने डिस्कस कर ली है। तो इस प्रकार की जो सिमिलर स्कीम्स हैं जो आपके क्रॉप इंश्योरेंस से रिलेटेड हैं वो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ जो आपके जिस प्रकार से आपका IBPS एशो है या और जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जहाँ पे आपके इंश्योरेंस स्कीम में से क्वेश्चन आता है, तो आई होप ये स्कीम या ये वीडियो जो है आपके लिए सफिशिएंट होगा, ठीक है। तो इसमें पॉइंट टू पॉइंट आप एक एक चीज़ को नोट करेंगे, जो भी चीज़ आपको लगती है इम्पोर्टेंट उसको आप अच्छे से याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बात करते हैं आज की जो स्कीम है, मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। कल जो अपन ने पढ़ी नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, उसके लास्ट में अपन ने देखा था कि उसके ड्रॉबैक्स के कुछ रीजन्स थे, यानी कि उसकी कुछ लिमिटेशंस थी और कुछ उसकी जो कमियां रही है, वीकनेस पॉइंट रहे हैं, तो उनके कारण वो स्कीम इतना सक्सेसफुली जो है नहीं रह पाई। तो उस स्कीम को रिप्लेस करने के लिए या उसको जो उसकी कमियां हैं उनको दूर करते हुए या उनके जो वीक पॉइंट हैं उनको फोकस करते हुए आपकी उसी स्कीम को जो है मॉडिफाई कर दिया गया और उसका नाम जो है मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम जो है वो कर दिया गया, ठीक है। तो इस स्कीम में क्या चेंजेस किए गए जो आपके उस स्कीम से ये बेटर बनाने की कोशिश की गई, उसमें क्या जो ड्रॉबैक्स थे उनको किस प्रकार से सुधारने की कोशिश की। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स की, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव आपके मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव इसमें सिमिलर्स हैं। जो उस स्कीम में कमियां रही है, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम में कमियां रही हैं, उन कमियों पे फोकस इसमें किया गया है। तो यहाँ पे पहला ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवरेज एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू फार्मर इन द इवेंट ऑफ प्रिवेंटिव सोविंग एंड फेलियर ऑफ एनी ऑफ नोटिफाइड क्रॉप एज ए रिजल्ट ऑफ नेचुरल क्लाइमेटीज, पेस्ट एंड डिजीज। तो यहाँ पे आपका जो सोविंग है, ठीक है, सोविंग है, सोविंग से लेके आपकी जो क्रॉप स्टैंडिंग है वो कवरेज इसमें दिया जा रहा है, ठीक है, कि सोविंग है वहाँ से इसको प्रिवेंटिंग मेजर्स जो है अप्लाई कर सके, जो आपके नेचुरल क्लाइमेटीज हैं उनका इफेक्ट क्रॉप पे ना पड़े, ओके। टू encourage the farmers to adopt progressive farming practices, high value inputs and better quality in agriculture। और इसके साथ ही जो बेटर क्वालिटी के इनपुट्स हैं या हाई कॉस्टली जो इनपुट यूज़ होते हैं एग्रीकल्चर में उनको यूज़ किया जा सके, ठीक है। टू हेल्प स्टेबलाइज इनकम पर्टिकुलरली इन डिजास्टर्स ईयर। और ये इसके जो आपके ऑब्जेक्टिव है वो ऑलमोस्ट जो है सिमिलर है, जो आपकी नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम के थे वही इसके हैं, ठीक है। तो इसमें जो डिजास्टर ईयर्स होते हैं हमेशा जो है डिजास्टर ईयर्स नहीं होते हैं। जैसा कि अपन बात करें मानसून सीजन में जो रेनफॉल है वो ज़्यादा रिसीव होने के चांसेस होते हैं, तो उस कंडीशन में आपके फार्मर्स की क्रॉप को प्रिवेंटिंग मेजर्स या उसको किस प्रकार से डिजास्टर को अवॉइड किया जा सके, उसके इफेक्ट को जो है रोका जा सके, ये सारे मेजर्स अप्लाई कर सके, इसके लिए ये कवरेज प्रोवाइड कर रहा है, ओके। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसमें फार्मर कवर्ड, यानी कौन कौन से फार्मर जो है उनको कवरेज दिया गया है, किस प्रकार के कौन सी कैटेगरी के फार्मर्स जो है बेसिकली इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। और जैसा कि उस स्कीम में आपके जो मार्जिनल फार्मर स्मॉल फार्मर थे उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट की व्यवस्था की गई थी, ओके। चलिए इसमें देखते हैं 3 कैटेगरी बनाई गई है। इंडिविजुअल ओनर, ठीक है, कोई फार्मर जो इंडिविजुअली अपने क्रॉपिंग को कर रहा है, ठीक है, कल्टीवर टेनेंट फार्मर्स, शेयर क्रॉपर्स,
इनको इसमें कवरेज दिया गया है। इसी प्रकार से फार्मर इनरोल्ड अंडर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कोई फार्मर अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहा है, ठीक है, तो इंडिविजुअल ओनर की बात करें तो जिसके पास खुद की क्या होती है, ज़मीन होती है, तो वो उसका लाभ ले सकता है। इसी प्रकार से कोई फार्मर जो है वो लैंडलेस या उसने किसी की लैंड है उसको लीज पे ले रखी है, या उस फार्मिंग जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट के रूप में ले रखी है, तो उस फार्मर भी इस स्कीम के लिए क्या है, एलिजिबल है। ठीक है, फार्मर इनरोल्ड अंडर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग डायरेक्ट एंड थ्रू प्रमोटर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ग्रुप ऑफ फार्मर्स, सोसाइटी सर्विस बाय फर्टिलाइजर कंपनीज, पेस्टिसाइड फार्म्स, ठीक है, क्रॉप ग्रोवर्स एसोसिएशन, हेल्प ग्रुप्स, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज एंड अदर्स। यानी इसमें लगभग आपकी जो फार्मर्स हैं, सभी प्रकार के फार्मर्स इस स्कीम को अडॉप्ट कर सकते हैं या इस स्कीम का जो प्रॉफिट है उसको ले सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं इस स्कीम के कवरेज की, या इसका जो कवरेज है वो किस प्रकार से बढ़ाया गया। जैसे कि आपकी उस स्कीम में क्या था, कुछ कमियां रह गई थी। देखिए यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं, उस स्कीम का मेजर इश्यू ये था कि उसमें प्लांटिंग और जो सोविंग है उसका कोई प्रावधान नहीं था। यानी कि उसमें सोविंग से पहले या ट्रांसप्लांटिंग के टाइम पे अगर कोई डैमेज होता है तो उसमें इस प्रकार का कोई कवरेज नहीं था। ओके, यहाँ पे देखिएगा, प्रिवेंटेड सोविंग एंड प्लांटिंग रिस्क। जो फार्मर्स नर्सरी प्रिपेयर करते हैं, ओके, या नर्सरी में जो प्लांटिंग्स तैयार करते हैं, उस कंडीशन में उसका डैमेज हो जाता है क्रॉप का, तो ये उस टाइम को भी या उस पीरियड की जो क्रॉप है उसको भी कवरेज देता है। देखिए, इन केस फार्मर ऑफ एन एरिया इज प्रिवेंटेड फ्रॉम सोविंग प्लांटिंग ड्यू टू डिफिशिएंट रेनफॉल, एडवर्स सीजनल कंडीशन, such insured farmer who failed the sow and plant but otherwise have every intention of sow, plant and incurred expenditure of the purpose shall be eligible for indemnity। यानी कि कोई फार्मर्स जो बैंक से लोन लेता है, जो बैंक से लोन लेता है और उस पैसे से वो है वो सीड या प्लांट जो है वो परचेज करता है, ओके, और उस ड्यूरेशन में किसी कारणवश वो उन प्लांट्स को या उस जो सीड है उसको यूज नहीं ले पाता है, तो उस टाइम पे उसका क्रॉप है वो ग्रो नहीं हो पाया, तो इस प्रकार की रिस्क को भी ये कवरेज करता है। यानी कि इस प्रकार की कंडीशन होने पर भी जो है उसको आपका जो बैंक है वो इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, या इंश्योरेंस का जो क्लेम जो भी बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एडवर्स सीजनल कंडीशंस हैं, जो रेनफॉल की कमी के कारण या एक्सिस रेनफॉल के कारण वो उसको सोविंग नहीं कर पाया या प्लांटिंग नहीं कर पाया, तो उस फार्मर को भी ये कवरेज दिया जाता है। ठीक है, द इंडिपेंडेंटी पेएबल वुड बी मैक्सिमम ऑफ 25 ऑफ सम इंश्योर्ड। लेकिन यहाँ पे उसको पूरा पैसा ना देके, यहाँ पे इसका पूरा पैसा ना देके जो भी उसका सम इंश्योर्ड है जो वहाँ पे डिसाइड किया गया है उसका 25% उसको क्लेम के रूप में दिया जाएगा। यानी कोई भी फार्मर है वो अगर पर्टिकुलरली कोई क्रॉप ग्रो करने के लिए बैंक से क्रेडिट ले रहा है और इन केस ऑफ नेचुरल क्लाइमेटीज या डिजास्टर उसकी सोविंग नहीं हो पाई या उसकी जो प्लांट्स हैं वो नर्सरी में ही क्या हो गए, डिस्ट्रॉयड हो गए, डैमेज इनका हो गया, तो उस केस में फार्मर को जो इंडेमिनिटी है उसका मैक्सिमम जो है वो 25% ऑफ सम इंश्योर्ड बैंक पे करेगा। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करते हैं कि जो भी क्रॉप है उसके अकॉर्डिंग वो अलग अलग हो सकता है। ओके, द स्केल ऑफ पेमेंट फॉर डिफरेंट क्रॉप विल बी वर्कड आउट बाई इंप्लीमेंटिंग एजेंसी इन कंसल्टेशन विथ एक्सपर्ट। तो इस क्रॉप का जो है, जो भी आपने क्रॉप ग्रो करनी थी या जिसके भी वो प्लांट थे, प्लांटिंग मटेरियल था, वो लॉस आपका हो गया है, तो उसके बाद में जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होती है, ठीक है, यानी जो स्कीम को कंडक्ट कर रही है वो स्कीम वो एजेंसी जो है उनसे कंसल्टेशन होगा,
कुछ एक्सपर्ट होंगे और वो एक्सपर्ट ये बताएंगे कि इस फार्मर का एक्चुअल में इतना लॉस हुआ है। तो उस एक्सपर्ट टीम द्वारा उनका जो है इंस्पेक्शन किया जाएगा और इंस्पेक्शन के बाद में उस फार्मर को जो भी उसका सम इंश्योर्ड है उसका 25% दिया जाएगा। और ये उस कवरेज है, ये उस कंडीशन में है जब आपने क्रॉप ग्रो भी नहीं की थी। और ये आपका जो नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम है उसमें व्यवस्था नहीं थी, तो उसका ड्रॉबैक होने का रीजन यही था। नेक्स्ट है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। तो नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम में आपकी सोविंग के बाद में और हार्वेस्टिंग से पहले तक का कवरेज दिया जा रहा था। अब देखिए यहां पे आपकी जो नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम है उसके अंडर अपन बात करें उसके कवरेज की, तो यहां पे अगर अपन बात करें क्रॉप की लाइफ साइकिल की, ये है उसकी हार्वेस्टिंग और ये है उसकी सोविंग। तो जो आपका नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम है ये इसी पीरियड में उसको कवरेज दे रहा था। ठीक है, अब देखिए यहां पे बात करें इस ड्यूरेशन में अगर कोई डैमेज होता है या फिर इस ड्यूरेशन में कोई डैमेज होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। और यही इसके जो स्कीम है उसका जो फेलियर है उसके रीजन थे कि फार्मर को प्री सोविंग और पोस्ट हार्वेस्ट कवरेज नहीं मिल पाने के कारण इस स्कीम के प्रति जो फार्मर्स है वो कम इंटरेस्टेड थे। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे अपन बात कर रहे हैं कि उसका जो सम इंश्योर्ड है, जैसे मान लीजिएगा कि सम इंश्योर्ड है उसका 20,000 पर हेक्टेयर उसका सम इंश्योर्ड है। ठीक है, इसके लिए अपन बात कर रहे हैं कि उसके पास जितनी जमीन है तो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे मान लीजिएगा कोई फार्मर है उसके पास जो टोटल जो है जमीन जो भी थी उसका 1 लाख जो है वो उसका टोटल अमाउंट का इंश्योरेंस हुआ है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए वो सोविंग नहीं कर पा रहा है तो इस 1 लाख रुपए का 25% यानी कि लगभग उसको 25,000 रुपए जो है 25,000 रुपए इस केस में डैमेज होने पे मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर यहां से लेके यहां तक डैमेज होता है तो इस केस में उसका जो पेमेंट है वो 1 लाख रुपए बनता है, उसका 1 लाख रुपए बनता है। तो यहां पे अपन बात कर रहे हैं कि ये स्कीम बिफोर सोविंग से लेके सोविंग के ड्यूरेशन में अगर वो या सोविंग नहीं कर पा रहा है उस कंडीशन में अगर लॉस हो जाता है तो जो भी उसकी सम इंश्योर्ड वैल्यू होती है उसका 25% उसको दिया जाएगा। अब ये देखिए 25 कैसे निकालेंगे, तो 25 निकालने के लिए जो भी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी होती है उसकी एक्सपर्ट टीम जो है यहां पे आके इंस्पेक्शन करेंगी। ठीक है, ऐसे नहीं कि हाँ भाई 1 लाख बता दिया आपने मेरे को तो 25,000 रुपए दे दो, ये नहीं होने वाला है। ठीक है, वो टीम है देखेगी कि ये क्रॉप थी और आप सभी को पता है कि क्रॉप वाइज उसका पैसा जो है वो अलग अलग होगा। ठीक है, ये सब कुछ जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है उसके आधार पर निकाला जाता है। ठीक है, तो यहां पे दूसरी खास बात यह है कि ये स्कीम इससे आगे का और ये है हार्वेस्टिंग। तो यहां पे जो कवरेज है वो है आपका पोस्ट हार्वेस्ट कवरेज, और ये पोस्ट हार्वेस्ट है वो 2 वीक तक का, 2 वीक या अपन बहुत बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ जो है डेज हैं वो है 14 डेज। तो ये 14 दिन है इनका कवरेज देता है। यहां पे याद रखना ये 14 भी पूछा जा सकता है और 2 वीक भी इसको दिया जा सकता है। तो ये स्कीम जो है आपके पोस्ट हार्वेस्ट कवरेज को, यानी कि अगर मान लीजिएगा आपने हार्वेस्ट कर लिया है, हार्वेस्ट कर लिया है, हार्वेस्ट करने के बाद में जो भी मटेरियल है वो कहाँ है आपका
फील्ड में है, तो ये फील्ड में रखा हुआ है, तो इसका जो कवरेज है वो 14 दिन तक आपकी जो भी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम या किसी कारण जो है वो डैमेज हुआ है। अब देखिए इसमें कौन कौन से डैमेज है, उन्हीं को अलाउ किया गया है। देखिए, ऑल लॉसेस कवर अप टू 14 डेज और 2 वीक आफ्टर हार्वेस्टिंग एक्सक्लूडिंग, यहां पे इंक्लूडिंग है वो सारे नेचुरल क्लाइमेटीज हैं, एक्सक्लूडिंग लॉसेज अराइज ऑफ वॉर, न्यूक्लियर रिस्क, ठीक है, मिलिशियस डैमेज एंड प्रिवेंटेबल रिस्क। तो यहां पे इस कंडीशन में आपकी जो प्रिवेंटेबल रिस्क है, जिसको प्रिवेंट किया जा सकता था, उस रिस्क से अगर आपकी क्रॉप का डैमेज हुआ है तो तब आपको पैसा नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से वॉर की कंडीशन है या न्यूक्लियर कोई एक्सप्लोजन है उस कंडीशन में है, ठीक है, या कोई आपसी रंजिश के कारण हो सकता है, ठीक है, आपस में जो स्टेट के आपस में जो झगड़े होते हैं उस कारण डैमेज हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो रिस्क है वो कवरेज है नॉन प्रिवेंटिबल रिस्क, जिसको अपन अवॉइड नहीं कर सकते, जैसे अर्थक्वेक है, हाई रेनफॉल है, ठीक है, या किसी नेचुरल कारण, नेचुरल जो है उसके कारण फायर है, उस कंडीशन में आपकी क्रॉप को सोविंग से लेके पोस्ट हार्वेस्ट तक का कवरेज दिया जा रहा है। वो तो पोस्ट हार्वेस्ट तक का जो कवरेज है वो तो है फुल, और यहाँ पे अगर सोविंग से पहले है तो बिफोर सोविंग या प्लांटिंग नहीं कर पाए हैं, उस कंडीशन में भी सम इंश्योर्ड का 25% पैसा आपको जो भी नोडल एजेंसी है वो देगी, ठीक है। तो ये इसमें बदलाव किया गया, इस कारण ये आपकी नेशनल एग्रीकल्चर स्कीम से क्या है, अलग है। उसमें ये आपका सोविंग से बाद का और हार्वेस्टिंग से पहले का कवरेज था, इसमें प्री सोविंग नहीं था और पोस्ट हार्वेस्ट नहीं था, और इसमें क्या है, ये सारा कवरेज है। ओके, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसमें प्रीमियम रेट्स। प्रीमियम रेट की बात करें कि ये जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाया जा रहा है, इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाया जा रहा है तो उसके एवज में कितना पैसा जो आपका सम इंश्योर्ड है उसका कितना पैसा बैंक लेगा। देखिए यहाँ पे प्रीमियम रेट एंड सब्सिडी, प्रीमियम रेट आर टू बी वर्कड आउट द एक्चुअल बेसिस, एक अलग प्रकार की कैलकुलेशन है बैंकिंग की। हाउएवर द मिनिमम पेड बाय फार्मर इज सब्सिडाइज्ड ऑन द फॉलोइंग लाइंस। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं अप टू 2%, ठीक है, इस सब्सिडी टू फार्मर इसमें 0% सब्सिडी दी जा रही है। इसी प्रकार से अगर किसी जो क्रॉप है उसकी प्रीमियम रेट 2 से लेके 5% तक है तो उसमें 40% जो सब्जेक्ट है टू मिनिमम नेट प्रीमियम है उसको करके 2%, ठीक है। किसी की 5 से 10 हैं तो उसमें 3%, और किसी की 10 से 15 है तो उसके 5%, और किसी 15% से अधिक है तो उसको 6% जो मिनिमम प्रीमियम रेट है वो पे करनी जो है बैंक पे कर रहा है। इसके अलावा जो बची हुई है वो आपको फार्मर्स को पे करनी है। तो इसकी प्रीमियम रेट लगभग जो है आपकी 2 से लेके 15% तक प्रीमियम रेट रखी गई है। ओके, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं ऑन अकाउंट पेमेंट ऑफ क्लेम्स, ठीक है। पेमेंट का जो सिस्टम है किस प्रकार से है, इन केस ऑफ एडवर्स सीजनल कंडीशंस ड्यूरिंग क्रॉप सीजन, ठीक है, क्रॉप सीजन में अगर आपका डैमेज होता है, क्लेम अमाउंट अप टू 25% ऑफ लिंक्ड likely claim would be released in the advance subject to adjust the claims assessed on the yield basis। तो इसका जो है yield का जो कैलकुलेशन करके जो भी आपका क्लेम का पैसा बनता है, ठीक है, जो 25% से क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब 25% से ज़्यादा होगा, लेकिन कितना होगा वो yield का जो है कैलकुलेशन करके करते हैं। The on account payment will be considered only ID the expected yield during the season in less than 50% to normal yield। और ये अपन मान के कि इस बार जो है वो उसकी जो yield हुई है वो नॉर्मल yield से क्या है 50% कम है।
उस कैलकुलेशन के आधार पे आप उसको जो पैसा है वो रिटर्न करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अपन बात करेंगे जो दूसरी स्कीम है वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। तो जो भी आपकी नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम में जो है कमियां रही है उनको सुधार के उनके कुछ कवरेज बढ़ा दिए गए, कुछ प्रीमियम रेट में जो है डिस्काउंट किया गया, तो इस प्रकार से ताकि वो स्कीम जो है वर्क कर सके। ओके, इसके बाद में आपकी जो दूसरी स्कीम है वो थी वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। ठीक है, यानी कि जो कवरेज देती है जो केवल और केवल वेदर कंडीशन से जो डैमेज हो रहा है उससे। ठीक है, चलिए देखते हैं इस स्कीम के एम की बात करें। टू ओवरकम द रिस्क ऑफ फार्मर बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटी अंडर क्रॉप लॉस सिचुएशन इन एडवर्स वेदर कंडीशन रिलेटिंग टू रेनफॉल, टेम्परेचर, विंड एंड ह्यूमिडिटी। तो ये स्कीम जो है बेसिकली केवल और केवल जो वेदर की कंडीशन है, वेदर की एबनॉर्मलिटी है, उस कंडीशन में कवरेज प्रोवाइड करती है, इसलिए इसको वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम बोलते हैं। और अपन बात करें अभी प्रेजेंट टाइम में भी आपकी ये स्कीम वर्क कर रही है। ये आपकी जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है इससे अलग है। इससे क्या है, अलग है, यानी कि अलग से केवल और केवल वेदर रिलेटेड कवरेज प्रोवाइड करती है। ओके, चलिए साइलेंट फीचर्स की बात करें। वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम यूज वेदर पैरामीटर्स एज प्रॉक्सी फॉर क्रॉप यील्ड इन द कंपेंसिंग of the cultivars of deemed crop losses. Okay, payout structures are developed to the extent the loss deemed to have suffering using weather triggers. तो इसमें आपके जो वेदर रिलेटेड जो डेटा है उनको कैलकुलेट करके रिस्क कवरेज है कवर किया जाता है। ऑल स्टैंडर्ड क्लेम्स आर प्रोसीड एंड पेड विद इन 45 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ रिस्क पीरियड। और इस स्कीम के अंतर्गत जो भी आपका क्लेम का पैसा मिलता है या बनता है उसको 45 दिन में, या जो रिस्क हुई है उसके 45 दिन के अंतर्गत जो है किसान को प्रोवाइड करवाने का कार्य किया जाता है। यानी कि इसमें बेसिकली जो वेदर से जो डैमेज हो रहा है, जैसे कभी अपन बात करते हैं आपका हेल स्टोन है, ठीक है, या जो रेनफॉल है एक्सेस अमाउंट में फ्लडिंग कंडीशन हो जाती है, तो ये स्पेशल इस केस में आपके फार्मर हैं उनको जो भी उनका पैसा बनता है, क्लेम का जो पैसा बनता है वो विद इन 45 डेज में अवेलेबल करवा देती है। ठीक है, यानी कि इसकी जो प्रोसेसिंग है वो क्या है, फास्ट है। और जैसा कि अपन बात करें जो आपकी नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम है या मॉडिफाइड इंश्योरेंस स्कीम है, उसमें क्या सिस्टम है, पहले इंस्पेक्शन टीम आएगी, उसके बाद में जो भी यील्ड है उसका एस्टिमेशन करेगी, कैलकुलेशन फलाना ये फलाना, इसमें काफ़ी टाइम है, ऐसे ही वेस्टेज चला जाएगा। ठीक है, तो ये स्कीम वेदर बेस्ड स्कीम है जिसमें वेदर से रिलेटेड डैमेज हो रहा है तो उसका कवरेज प्रोवाइड करती है। ओके, नेक्स्ट है आपकी कोकोनट पाम इंश्योरेंस स्कीम। अब देखिए कुछ रीजन्स जहाँ पे जो कोकोनट पाम्स हैं वो ग्रो किए जाते हैं, तो ये पर्टिकुलर रीजन के हिसाब से भी अपन बात कर सकते हैं कि ये स्कीम है। अपन ओवरऑल बात कर रहे हैं कि आपकी इंश्योरेंस स्कीम इंडिया में कौन कौन सी वर्क कर रही है। ठीक है, तो ये स्कीम उन एरियाज में जहाँ पे कॉमर्शियल लेवल पे जो आपका कोकोनट है उसका कल्टीवेशन किया जाता है। तो कोकोनट जो है उसमें डैमेज अगर होता है तो उसकी क्या प्रोसेसिंग है, क्या उसके लिए कवरेज है, देखते हैं इस स्कीम में। देखिए इस स्कीम के अंतर्गत जो फोकस किया जाता है वो इंडिविजुअल फार्मर्स को, बिकॉज ऑल ओवर जो एरिया है उसमें कोकोनट ग्रो करना पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए इस स्कीम में जो क्राइटेरिया है वो किसी इंडिविजुअल फार्मर्स के लिए ही है। ठीक है, इंडिविजुअल फार्मर्स, प्लांटर्स, ग्रोवर्स ऑफरिंग एटलीस्ट 5 हेल्दी नट बियरिंग प्लांट्स इन द कॉन्टिजिनियस एरिया प्लॉट इज एलिजिबल फॉर इंश्योरेंस। तो जो ऐसा फार्मर जो अपने इंडिविजुअल फार्म पे 5 हेल्थी प्लांट भी ग्रो करता है, अगर 5 प्लांट भी ग्रो कर रहा है तो उस एरिया को या उस प्लॉट को इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड करवाया जाता है।
ठीक है, चलिए। प्रोवाइड कवरेज अगेंस्ट टोटल लॉस ऑफ palm ऑन अकाउंट ऑफ हैपनिंग द प्रिल इंश्योर्ड लीडिंग द डेथ ऑफ इंश्योर्ड palm और इट्स बिकम अनप्रोडक्टिव। और इस स्कीम के अंतर्गत अपन बात करते हैं तो इंडिविजुअल जो प्लांट है, आपका जो प्लांट है, प्लांट टू प्लांट, इसमें क्या होगा, प्रीमियम रेट जो है आपको पे करना पड़ेगा और इसमें एक एक प्लांट को कवरेज दिया जाएगा। बिकॉज आप सब जानते हैं कि जिस प्रकार से क्रॉप के प्लांट की अगर अपन बात करें तो उसी प्रकार से इसमें सिमिलरिटी नहीं रख सकते, बिकॉज वहां पे क्रॉप है, उसमें काफ़ी सारे प्लांट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअली एक एक प्लांट का इंश्योरेंस करवाना ज़रूरी है। और साथ ही एक क्रॉप डैमेज होने से, यानी कि एक प्लांट डैमेज होने पे काफ़ी प्रभाव भी पड़ता है। तो इसमें अगर अपन बात करते हैं कि किसी भी कारण से अगर आपके प्लांट की डेथ हो जाती है या जो प्लांट है वो अनप्रोडक्टिव हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो फार्मर है उनको इंश्योरेंस का कवरेज प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, देखिए, फिक्स्ड प्रीमियम रेट रेंजिंग फ्रॉम 9 रुपीज टू 14 रुपीज पर प्लांट डिपेंडिंग अपॉन द एज ऑफ प्लांट। तो इसके लिए अगर अपन बात करते हैं, जो भी उस प्राइस है उस प्लांट का, उस प्राइस है उस प्लांट की जितनी अपन इंश्योर्ड वैल्यू मानते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी प्लांट की अपन 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, जो भी एरिया वाइज उसकी रेट होती है गवर्नमेंट की नज़रों में, ठीक है, तो उसका 9 रुपीज टू 14 रुपीज यहां पे अपन बात कर रहे हैं। उसकी एज के अकॉर्डिंग क्या होता है, उसका प्रीमियम रेट है वो लिया जाता है। ठीक है, यानी कि एक प्लांट को आपको 9 रुपये, 14 रुपये जो भी पे करने पड़ रहे हैं इंश्योरेंस के रूप में, और उसका कवरेज है वो दिया जाता है। ठीक है, इस स्कीम की अगर अपन बात करते हैं, इसमें सब्सिडी की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो इस सब्सिडी के रूप में अपन बात करें, गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग सब्सिडी अप टू 50% बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड 25 ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। और ये जो आप पैसे पे कर रहे हैं इसमें 50% आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी और 25% आपकी स्टेट गवर्नमेंट देगी। ठीक है, इसी प्रकार से सम इंश्योर्ड पर प्लांट रेंज फ्रॉम 900 से 1750 रुपये। तो अगर मान लीजिएगा कि आपने कितने पे किए एक प्लांट के, 9 रुपये से 14 रुपये के बीच में पे किए हैं, और इन केस आपका प्लांट किसी कारण डैमेज हो जाता है तो उस केस में आपको 1400 की जगह यहाँ पे 900 से लेके 1750 रुपये तक का वैल्यू आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम कंपनी ऑफ इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। और इस स्कीम को जो प्रोवाइड करवाने वाली जो एजेंसी है वो है आपकी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। तो कोकोनट पाम है, उसमें इंडिविजुअली प्लांट का आपको इंश्योरेंस जो है वो करवाना पड़ेगा, उसमें आपको पैसे भी इंडिविजुअल देने पड़ेंगे प्लांट पर प्लांट के हिसाब से, उसमें आपका एरिया वाइज और जो हेक्टेयर वाइज है वो व्यवस्था नहीं रखी जाएगी। ठीक है, जिस प्रकार से अपन ने वीट है या और जो क्रॉप्स है उनके लिए तो अपन हेक्टेयर वाइज देख रहे हैं कि रबी क्रॉप है उसका सम इंस्टीट्यूट का 2%, लेकिन यहाँ पे प्लांट टू प्लांट पैसे आपको पे करने पड़ेंगे। ओके, तो ये होती है आपकी कोकोनट पाम प्लांट। नेक्स्ट है यूनिफाइड पैकेज इंश्योरेंस स्कीम्स। यूनिफाइड पैकेज इंश्योरेंस स्कीम है वो क्रॉप के कवरेज के साथ साथ उससे एलाइड जो चीज़ें हैं जिसमें फार्मर की पर्सनल कवरेज भी कवर की जाती है। ओके, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपके फार्मर्स हैं वो कई प्रकार की रिस्क उठाते हुए, कई प्रकार की रिस्क है उनको फेस करते हुए प्लांट को ग्रो करते हैं। जिस प्रकार अपन कह सकते हैं कि अपन किसी बच्चे को पालते हैं या उनकी जो केयर करते हैं, उसी प्रकार फार्मर अपनी फसल को है वो केयर करता है। तो उस केयरिंग के दौरान किसी प्रकार का अगर उसको खुद को नुकसान होता है, उसकी हेल्थ रिलेटेड या उसकी जो फैमिली है उसको डैमेज होता है, तो उसको भी ये आपकी जो स्कीम है वो इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। बिकॉज कई बार आप देखते हैं कि किसान है वो
अपनी क्रॉप को पानी पिलाते हुए ठंड के कारण उसकी डेथ हो गई, या कभी कभी देखते हैं इरिगेशन के दौरान जो है उसको किसी जो आपका कीड़ा है, किसी प्रकार के जो रेप्टिलिया है, ठीक है, सर्फ वगैरह है या बिजली वगैरह है, या अपन बात करें आपका जो नेचुरल लाइटिंग है उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। तो उस ड्यूरेशन में या उस दरमियान जो है उसकी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए या उसको इकोनॉमिक सपोर्ट देने के लिए इस स्कीम में कुछ फैसिलिटीज है। देखते हैं, चलिए। दिस स्कीम लॉन्च्ड ऑन मार्च 2016 बाई अरुण जेटली इन मुंबई ऑन जनरल बजट 2016-17। तो आपके जो अरुण जेटली हैं उनके द्वारा मार्च 2016 में इस स्कीम को मुंबई में हुई जो बजट घोषणा है उसमें लॉन्च किया गया। ठीक है, तो स्कीम की लॉन्च डेट क्या हो गई आपकी 2016 में मार्च मंथ, और किसके द्वारा? अरुण जेटली के द्वारा। ठीक है, तो यहां पे आप याद रखेंगे कि आपकी ये स्कीम अरुण जेटली द्वारा लॉन्च्ड है, जबकि अपन आगे जो स्कीम्स पढ़ने वाले हैं इंश्योरेंस से रिलेटेड है तो वो प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च की गई है। तो ये भी आपको पॉइंट्स याद होने चाहिए। ठीक है, कहाँ की गई? मुंबई में की गई है, और किस दरमियान की गई? तो आपका जो 16-17 का जो बजट पेश कर रहे थे उस टाइम पे ये घोषणा की गई। देखिए क्या स्कीम है, देखते हैं। इस स्कीम का जो एम है वो क्या क्या है? प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन्स एसोसिएटेड इन एग्रीकल्चर सेक्टर्स, thereby ensuring food security, crop diversification and enhancing growth and competitiveness of agriculture sector beside protecting farmer from financial risk। तो फार्मर को जो है फूड की सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना या एग्रीकल्चर में डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए फार्मर की जो रिस्क है उसको कम करते हुए फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करवाना, इसका एम रखा गया। ओके, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं व्हाट ऑल इज कवर्ड अंडर यूनिफाइड आपकी जो स्कीम है, पॉलिसी है, उसमें क्रॉप इंश्योरेंस। ओके साहब, जो अभी तक अपन ने देखा उसमें सभी में क्रॉप इंश्योरेंस चल रहा है, क्रॉप का इंश्योरेंस सभी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन इस स्कीम में क्या है? दूसरा पॉइंट है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस। यानी जो भी फार्मर है जो इस स्कीम का प्रीमियम रेट जो है वो बैंक को पे कर रहा है, उसके कवरेज में क्रॉप का कवरेज तो दे ही रहे, इसके साथ उसका पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस है या किसी एक्सीडेंट से उसकी डेथ हो जाती है ड्यूरिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, या फिर लाइफ इंश्योरेंस, यानी कि उसका जब आपका जो फार्मर है उसके लिए एलिजिबल है, वो उसको इस पैकेज को ले लेता है तो उसका लाइफ का यानी नेचुरल डेथ भी अगर उसकी हो रही है तो उस दरमियान भी उसको पैसा मिलेगा। बिल्डिंग एंड कंटेंट्स इंश्योरेंस, फायर एंड एलाइड प्रिल्स, एग्रीकल्चर पंप सेट इंश्योरेंस, स्टूडेंट सेफ्टी इंश्योरेंस एंड एग्रीकल्चर ट्रैक्टर इंश्योरेंस। तो इस स्कीम के अंतर्गत उसकी जो भी मशीनरी यूज हो रही है या जो भी एलाइड सेगमेंट जो वो यूज करना चाहता है उसके लिए इंश्योरेंस का कवरेज उसको अवेलेबल करवाया जा रहा है। ओके, तो यहां पे आप याद रखेंगे कि आपकी जो यूनिफाइड स्कीम है, ठीक है, यूनिफाइड जो आपकी स्कीम है, यूनिफाइड पैकेज इंश्योरेंस स्कीम है, उसमें ये सारे कवरेज भी मिलते हैं। तो एक बार आप इसको वापस से देखेंगे कि क्रॉप इंश्योरेंस है, पर्सनल एक्सीडेंट है, लाइफ इंश्योरेंस है, बिल्डिंग्स एंड जो कंटेंट्स है इंश्योरेंस है, एग्रीकल्चर पंप सेट इंश्योरेंस है, स्टूडेंट सेफ्टी इंश्योरेंस है, एग्रीकल्चर ट्रैक्टर इंश्योरेंस उसको प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है वो एक प्रकार से जिस प्रकार से आपका किसान क्रेडिट कार्ड होता है, किसान क्रेडिट कार्ड होता है, उसी प्रकार से फार्मर को कोई भी ऑपरेशन करने के लिए एग्रीकल्चर रिलेटेड हो सकता है या इससे एलाइड जो सेगमेंट है उनसे रिलेटेड जो भी ऑपरेशंस होता है
वो करने के लिए अगर क्रेडिट की आवश्यकता होती है तो उसके लिए आपकी जो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है उसके अंतर्गत फार्मर को कुछ बजट अवेलेबल करवाया जाता है, जिस बजट को वो एग्रीकल्चर या इससे रिलेटेड जो भी उसका फील्ड है वो अपन इसमें कंडीशंस में देखेंगे कौन कौन सी चीज़ों के लिए उसको दिया जाता है, उसको क्रेडिट अवेलेबल हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जैसे कि अपन बात करें जो आपका किसान क्रेडिट कार्ड है वो आपके लैंड लेस जो फार्मर हैं उनको प्रोवाइड नहीं करवाया जा सकता। यानी कि किसान कार्ड जो है, किसान क्रेडिट कार्ड जिसको अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें कवरेज, उसमें जो क्रेडिट दिया जा रहा है वो क्रेडिट किसी एग्रीकल्चर ऑपरेशंस के लिए ही यूज किया जा सकता है। तो उसके लिए एलिजिबिलिटी के रूप में अपन बात करते हैं तो फार्मर के पास कल्टीवेटेड लैंड होनी चाहिए, यानी कि जो भी लैंड है उसका अगर कल्टीवेशन हो रहा है उसके लिए ही उसको पैसा दिया जाएगा। अगर मान लीजिएगा आपके पास जो लैंड है उसकी जो कैपेबिलिटी है या उसमें जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करने के लिए रिसोर्सेज की कमी है या उसमें प्रोडक्शन प्रेजेंट में नहीं हो रहा है तो आपको इंश्योरेंस और आपको जो क्रेडिट फाइनेंशियल सपोर्ट है वो नहीं मिलेगा। तो उस रिस्क को कम करने के लिए या इस कंडीशन में फार्मर क्या करेगा, तो इसके लिए आपकी इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिसके अंतर्गत एग्रीकल्चर ऑपरेशंस या इससे एलाइड जो सेक्टर है उसमें अगर कोई फार्मर एंटरप्राइजेस डेवलप करना चाहता है तो उसके लिए फार्मर्स को एक मिनिमम ब्याज दर पे, एक मिनिमम इंटरेस्ट रेट पे जो है बैंक क्रेडिट अवेलेबल करवाता है। देखिएगा, विथ ए व्यू ऑफ इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो क्रेडिट फार्मर को चाहिए उसकी अवेलेबिलिटी को बनाए रखने के लिए, ये अवेलेबिलिटी जो है वो प्रोवाइड करवाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड लॉन्च्ड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम इन द ईयर ऑफ 2005-6-7। तो इसके लिए आपकी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने है 2006-7 में ये स्कीम लॉन्च की गई। ओके, एम और ऑब्जेक्टिव की बात करें, टू मेक अवेलेबल एट ग्राउंड लेवल एग्रीकल्चर क्रेडिट फॉर शॉर्ट टर्म क्रॉप लॉन्स एट अफोर्डेबल रेट टू गिव ए बूस्ट टू एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन इन द कंट्री। तो जो फार्मर्स ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट या अपन बात करें जो फार्मर्स एबल नहीं है, एग्रीकल्चर के एबल नहीं है, तो उस केस में वो जो सीड वगैरह है, फर्टिलाइजर वगैरह है, इसको वो परचेज नहीं कर पा रहे हैं, या कोई फार्म मशीनरी है उसको वो परचेज करना चाहते हैं लेकिन उनके पास क्रेडिट की व्यवस्था नहीं है। तो इस प्रकार की समस्या को समाधान करने के लिए आपके फार्मर्स हैं उनके लिए क्रेडिट की अवेलेबिलिटी बनाए रखने के लिए उनके लिए एक ऐसी स्कीम लॉन्च की गई जो उसको शॉर्ट टर्म के लिए क्या करेगी, कुछ पैसे जो है, कुछ क्रेडिट है वो पे उसको अवेलेबल करवाएगी एक मिनिमम और अफोर्डेबल जो उसकी इंटरेस्ट रेट है उस पे। तो इससे क्या होगा कि जो भी फार्मर्स एग्रीकल्चर करना चाहते हैं लेकिन उनके पास में क्रेडिट की व्यवस्था नहीं है, उस कारण वो एग्रीकल्चर नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको एक बूस्ट मिलेगा जिससे एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और इससे आपका जो नेशन का प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज होगा। तो इसके लिए आपकी जो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए और फार्मर्स के लिए क्रेडिट की अवेलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए ये लॉन्च किया गया। ओके, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं इस स्कीम के अंतर्गत जो पैसा रिटर्न दिया जा रहा है, जो पैसा दिया जाएगा यानी क्रेडिट के रूप में अवेलेबल करवाया जाएगा, इसके लिए इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है वो है आपका नाबार्ड और आरबीआई। यानी इसमें अगर अपन बात करते हैं आपका नेशनल एग्रीकल्चर जो बैंक है, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट और आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो दोनों मिलके जो है फार्मर्स के लिए क्रेडिट अवेलेबल करवाने के लिए इंप्लीमेंटिंग एजेंसी के रूप में कार्य कर रहे हैं। और इस के लिए आपके जो भी आपके नियरेस्ट रूरल बैंक्स है या कोऑपरेटिव बैंक्स है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है, उसका पैसा आपका जो
नाबार्ड है और आरबीआई है वो फार्मर्स के लिए फंड के रूप में देगा, ठीक है। और उस बैंक से जो है फार्मर क्रेडिट के रूप में ले सकते हैं। डायरेक्ट नाबार्ड में नहीं लेना पड़ेगा आपको, कहीं आप नाबार्ड पहुंच जाओ वहां पे कि लाओ साहब वो पैसा दो मेरे को, ठीक है। तो इसके लिए कि इसका जो पैसा है, इसकी जो भी फंडिंग है, फंडिंग कर रहा है इसको नाबार्ड और आरबीआई, और आपका जो रिलेटेड बैंक है वहां से आप क्रेडिट ले सकते हैं, ठीक है। विच बैंक विल बी एलिजिबल, और इसके लिए अपन बात करते हैं कौन कौन से बैंक जो है वो एलिजिबल है। द इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम विल बी गिवन इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स एंड रीजनल rural banks on the use of own funds and TABARD for the refinance to RBIs और cooperative banks। तो इसमें ऑलमोस्ट सभी प्रकार के जो बैंक्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो रूरल बैंक हो, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, सभी प्रकार के बैंक आपको क्रेडिट अवेलेबल करवाएंगे। उनका इंटरेस्ट रेट अलग अलग हो सकता है, क्योंकि ये तो आप भी जानते हैं इतना तो कि बैंकिंग जो प्रणाली है उसमें अलग अलग बैंक की अलग अलग पॉलिसीज होती है। जो आपको पैसा दिया जाता है, जैसे कि आप फार्म जो आपका केसीसी लेते हैं, या फिर अपन बात कर रहे हैं कि कोई व्हीकल लेते हैं, तो उसका इंटरेस्ट रेट अकॉर्डिंग टू बैंक या उसकी जो पॉलिसीज हैं या उसकी जो भी नॉमिनल चार्जेस हैं उनके अकॉर्डिंग वो बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से उसमें परिवर्तन देखा जा सकता है। तो ये क्या है, आपके लिए एक सबसे बेस्ट स्कीम है जिसमें आपको क्रेडिट की अवेलेबिलिटी है। अब क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं, ये इतना आपके एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता है, ठीक है। आपको इतना पता होना चाहिए कि आपके पास अगर कोई उद्देश्य है और आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो आप इस प्रकार के क्रेडिट के लिए एलिजिबल है। तो आप नियरेस्ट जो बैंक है वहाँ पे विजिट कर सकते हैं, क्या इसकी प्रोसेस है, क्या क्या इसका डॉक्यूमेंटेशन जो रिक्वायरमेंट है, उसके बाद में आपको क्या इंटरेस्ट रेट पे पैसा दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके साइलेंट फीचर्स। साइलेंट फीचर्स की बात करते हैं कि इसमें कितना क्या पैसा दिया जाएगा, कौन कौन से फार्मर्स जो है इसमें एलिजिबल हैं। देखिए, द सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रोवाइड इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 5% पर एनम टू ऑल प्रॉफिट पेड विथ ए पीरियड ऑफ 1 ईयर फॉर द डेट ऑफ द एडवांस। तो इसमें अगर अपन बात करें तो लगभग 5% पर एनम के हिसाब से क्या लगेगा, आपका इंटरेस्ट लगेगा। फार्मर फॉर शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन अप टू 1 ईयर, और लोन की बात करें, लोन जो है वो लगभग 3 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। यानी कि इंडिविजुअल जो फार्मर है वो 3 लाख रुपए तक का लोन जो है वो ले सकते हैं। रीपेमेंट का टाइम कितना है, 1 साल है। इंटरेस्ट रेट कितनी लग रही है, 5% लग रही है पर एनम, ठीक है। इन केस फार्मर डू नॉट repay the short term crop loan in the time they would be eligible for interest subvention, 2% as against 5% available above। तो उसके बाद में अगर फार्मर जो है वो पे नहीं कर पा रहा है तो उस 5% पे 2% जो है और ऐड हो जाएगा, ठीक है। In order to give relief to small and marginal farmer who would have to borrow 9% of the post-harvest storage they are produced, the central government has approved as interest subvention is 2% effective interest rate and the 7% up to the 6 months। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि उसको 7% पर जो क्रॉप इंश्योरेंस है, क्रॉप का जो लोन है या जो शॉर्ट टर्म लोन है उसको 7% पे जो इंटरेस्ट रेट है उस पर प्रोवाइड करवाया जाता है। तो इसकी इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कितनी हो गई, 7%, और ये आपके 6 मंथ तक है, ठीक है। यानी कि 6 मंथ तक आप पैसा रखेंगे तो उसका आपको ये पैसा देना पड़ रहा है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं फ्रॉम इन टर्म बजट 2019। तो इसके लिए जो बजट की बात करें उसमें क्या कहा गया, इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 2% ड्यूरिंग डिजास्टर विल नाउ बी प्रोवाइडेड फॉर द एंटीरियर पीरियड ऑफ रीचेबल एंड ऑफ लंच। और इस प्रकार से जो आपका जो डिजास्टर है
वो होने के कारण जो एंटीरियर पीरियड है उसको एंड ऑफ लॉन है उस तक कर दिया गया है। 2% सबमिशन ऑफ फार्मर फॉर एनिमल हस्बेंड्री एंड 2% हस्बेंड्री एंड फिशरीज एक्टिविटीज, एडिशनल 3% इन केस ऑफ टाइमली रीपेमेंट आल्सो बी प्रोवाइड। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि 2% पे आपका जो इंटरेस्ट सबवेंशन है वो दिया जा रहा है, ठीक है। इसमें अगर अपन बात कर रहे हैं तो वो एग्रीकल्चर में एनिमल हस्बेंड्री के लिए यूज़ ले सकता है या फिशरीज के लिए यूज़ कर सकता है, ठीक है। और अगर वो टाइमली पेमेंट करता है तो उसको जो आपका 3% है वो डिस्काउंट भी दिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन बात करते हैं कि इसकी जो इंटरेस्ट रेट हैं वो अलग अलग प्रकार से चेंज होती रहती है, या इसमें जो बैंक है, रिलेटेड जो बैंक है उसके अकॉर्डिंग ये परिवर्तन देखा जा सकता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आपकी जो स्कीम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, और यही आपकी प्रेजेंट टाइम में वर्क कर रही है। ओके, तो इस जो स्कीम है उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बिकॉज आपका जो लेक्चर है वो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। इस कारण आपकी जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है जो अभी प्रेजेंट में सबसे अच्छी स्कीम, या जो आपकी नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम है या मॉडिफाइड नेशनल इंश्योरेंस एग्रीकल्चर जो इंश्योरेंस स्कीम है, उनको रिप्लेस करते हुए आपके जो माननीय प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी, तो उनके द्वारा इन सभी स्कीमों को एक ही स्कीम में बदल दिया गया है। यानी जितने भी अलग अलग टाइप की जो स्कीम्स हैं उनको रिप्लेस करते हुए उसमें कुछ आपकी स्कीमें एक्सक्लूडिंग है, इसके अलावा ऑलमोस्ट जितनी भी क्रॉप इंश्योरेंस की स्कीम है उनको बदलते हुए एक ही स्कीम आपकी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लॉन्च की गई है। तो इस स्कीम को वन नेशन वन स्कीम के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि सभी फार्मर्स के लिए एक यूनिफॉर्म प्रीमियम रेट पे इंश्योरेंस कवरेज और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए ये स्कीम वर्क कर रही है। तो इसको अपन नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा, नेक्स्ट पार्ट है, उसमें डिस्कस करेंगे, बिकॉज इस स्कीम को डिस्कस कर अगर अपन यहाँ पे करेंगे तो आपका जो लेक्चर है वो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो जितना आपको यहाँ तक पढ़ाया है आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अपन पढ़ रहे हैं क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स, और उसका अपन ने सेकेंड पार्ट पढ़ा है जिसको मॉडिफाइड कोकोनट पाम और यूनिफाइड जो आपका पैकेज इंश्योरेंस स्कीम है, इसके साथ साथ अपन ने जो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है वो पढ़ी है। इसके बाद में अपन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पढ़ेंगे और क्रेडिट जो है वो किस प्रकार से इस स्कीम में दिया जाता है, और इससे आपका जो किसान क्रेडिट कार्ड है वो किस प्रकार से लिंक्ड है उसकी भी बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।